भी लाइट होती अच्छा, जो थीम मैं रिकमेंड करता हूँ वर्डप्रेस के लिए, दैट इज जेनेसिस। जेनेसिस का फायदा ये है कि है। शेयर कर बहुत दीजिए। अच्छी ऑप्टिमाइज है। स्क्रीन में शेयर करता हूँ। जी विजिबल। ओके ओके, कहाँ गया वो चैट? किसके बारे में कमेंट आ रहे थे? नवाज शरीफ की ट्रेन? व्हाट मतलब इज दिस? नेट हो तो लाइफ बहुत बोर होती है ना, नवाज शरीफ की तरह। अच्छा, वो मेरे पास नहीं आया ना, मेरे पास ये नवाज शरीफ की तरह तक आया। और तो एक दफा जिसने एक भाई ने तो ये भी कमेंट कर दिया कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है अबाउट पिट सेल। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बेसिकली तो एहतसलात इसके शेयर खरीद चुका है, लेकिन करवा अमेरिका रहेगा। गुड। ठीक। अच्छा जी, जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये जेनेसिस फ्रेमवर्क है जो कि वर्डप्रेस के लिए बहुत बेहतरीन है। आप जस्ट इसको डाउनलोड करके, ये मतलब $60 में ये लोग देते हैं। आप इसको अपने साइट पे जब इंस्टॉल करेंगे तो आपकी साइट जो मज़ीद एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाएगी, क्योंकि ये कोडिंग इसकी बिल्कुल इन्होंने स्कीमा को अपने सामने मद्देनज़र रख के और उसके मुताबिक इसकी कोडिंग की है। और इससे साइट, जो मेरी सारी साइट्स हैं वो सब पे जेनेसिस है। ये जो imansoor.com आप देख रहे हैं, इस पे भी जेनेसिस फ्रेमवर्क है। ठीक है। और इसमें डिफरेंट थीम्स मिल जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। और ये बहुत अच्छा, ये इसका फ्रेमवर्क है। मतलब मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, जो इस यहाँ पर इस सेशन में है उनको मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा सा जो है उसका थीम जो है, प्लगइन गिफ्ट में यार, बेसिकली तो फ्री में है, गिफ्ट उसका क्या करूं मैं। अच्छा थीम, इसके काफ़ी थीम्स हैं और मैंने बहुत सारे थीम परचेज किए हुए हैं क्लाइंट्स के लिए। आप इसके थीम में देख लें, शॉप फॉर थीम्स। अगर कोई थीम आपको पसंद आता है मुझे बता दीजिएगा। मुझे उम्मीद है मेरे पास पड़ा होगा। कोई इशू हुआ तो मैं आपसे सॉरी कर लूँगा, अगर हुआ तो मैं दे दूँगा। अक्सर मोस्टली मेरे पास पड़े हैं प्रीमियम वाले। फ्रेमवर्क तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा आपके इस ग्रुप में। और आप वो जो है, आप वर्डप्रेस में इसको सिंपली इंस्टॉल करें। पहले आप जेनेसिस फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना, उसके बाद आप जो है वो आप इंस्टॉल करना उसमें जो भी कोई थीम होगी। ये माशाल्लाह से भी पोस्ट ही लोड कर रहा है क्या? रेडमी पोस्ट। अच्छा जी, ये किस्मेट भी हो गया। उसके बाद ये देखिए ना इसकी थीम। अच्छा ये देखें, ये जो एडिटर था ये विदाउट टाइनी एमसीई है। इसमें जस्ट ये थोड़े से ऑप्शंस हैं। ये जो वर्डप्रेस का एडिटर है ये विद टाइनी एमसीई है। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट उसने मेथड दिए हैं, डिफरेंट फॉर्मेटिंग टूल्स उसने दिए हुए हैं। तो इसलिए वो फायदेमंद चीज़ है। बाकी ये ऐड मीडिया सब में होगा, ऐड एलिमेंट और कॉन्टैक्ट। ये मैंने प्रीमियम प्लगइन एक और यूज़ किया है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। और ये ये जो आपका बोरिंग सा एडिटिंग प्लेटफॉर्म है, ये इस तरह से अट्रैक्टिव वन बन जाएगा। बाकी मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर, इसमें जब आप जेनेसिस इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से जेनेसिस आ जाएगा। ठीक है, और जेनेसिस पे क्लिक करें। जेनेसिस पे क्लिक करेंगे तो आगे उसकी जो सेटिंग्स हैं, थीम सेटिंग्स हैं, वो खुल जाएंगी। अभी तो बेसिकली वो कह रहा है कि इसको अपडेट करें, तो अपडेट भी हो जाएगा। ये जून 15 वाला है मेरे पास। चेक फॉर अपडेट्स मैंने टिक किया हुआ है। ये कस्टम फीड वगैरह इस पे, ये भी बंदा पूछ रहा था ब्रेड क्रम्स का। ठीक है, तो जेनेसिस में बहुत इजी है। ब्रेड क्रम्स का सेक्शन है, एनेबल ब्रेड क्रम्स जोन। कहाँ कहाँ पे आपने एनेबल करने, जस्ट यहाँ से आप टिक कर दें, वो खुद ही हो जाएंगे। आपको कोई लंबी चौड़ी सेटिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने होम पेज पे डिसेबल किए हैं, बाकी हर जगह डिसेबल किए हैं। सिर्फ सिंगल पोस्ट पे मैंने एनेबल किए हुए हैं ताकि यूज़र को पता लगे वो कहाँ पे इस वक्त स्टैंड कर रहा है।
सर मुझे जेनेसिस थीम की समझ क्या कह रहे हैं जी, मैं ब्रेड क्रम्स का बताता हूँ क्या होते हैं। मुझे जेनेसिस थीम का समझ नहीं आ रहा। पहले उसका फ्रेमवर्क, जी पहले उसका बेशम फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसकी थीम इंस्टॉल करनी है। अच्छा जी, ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, क्या होता है? ब्रेड क्रम्स बेसिकली आपके ट्रेसेस होते हैं ना, कि यूजर को बताते हो आपके कहाँ पे खड़े हो इस वक्त साइट पे। अगर मैं imansoor.com पे जाता हूँ, मैंने सिंगल पोस्ट पे इस वक्त ऑन किए हुए हैं, तो आपको दिखाता हूँ मैं। imansoor में ब्लॉग पे गया, अभी ये ब्लॉग का पेज आ गया ना, तो यहाँ पे कोई ब्रेड क्रम वगैरह कुछ नहीं आ रहा। मैं ये पोस्ट पे जाता हूँ, ये भी पोस्ट आ गई, पोस्ट आ गई ना। तो ये पोस्ट में ये ब्रेड क्रम होता है। ब्रेड क्रम में आ रहा है यू आर हेयर, होम पे थे पहले, फिर एसईओ कैटेगरी, एसईओ कैटेगरी के बाद इस पोस्ट में आप लोग खड़े हो। ठीक है, आपको बता रहा होता है कि आप इस वक्त कहाँ पे हो इस साइट पे। आप अगर कैटेगरी में जाओगे तो फिर आप इस पे क्लिक करोगे तो वापस कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, और एसईओ वाली कैटेगरी में कौन कौन सी पोस्ट है, वो सारी पोस्टिंग उसको शो हो जाएगी। तो ये होता है जी ब्रेड क्रम्स। आप अपने यूजर को बताते हो कि वो इस वक्त कहाँ पे है। इसकी समझ आ गई? ओके फाइन, ठीक है। तो ब्रेड क्रम्स का फायदा ये है कि यूजर को आप वापस अपनी कैटेगरी में भी लेके जा सकते हो, और उसको बताते हो कि हमारी साइड में पहले ये सेक्शन था होम, उसके बाद ये कैटेगरी थी, उसके बाद ये सीन है। जेनेसिस फ्रेमवर्क आप लोग थीम में इंस्टॉल करोगे, दैट इज नॉट अ प्लगइन। ठीक है, जेनेसिस एक थीम है, फ्रेमवर्क एक थीम है। वर्डप्रेस की थीम में जाके उसको ऐड करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। जब वो इंस्टॉल होगा देन उससे आगे आप चलोगे। सही है जी, कर ही देता हूँ यार आप लोगों को। थीम्स, ये जो हमने नया किया है वो वाला है। इसमें थीम्स में गया मैं, थीम्स में जाके ऐड न्यू किया, ऐड न्यू में जाके अपलोड थीम पे क्लिक किया, अपलोड में जाके चूज फाइल, चूज फाइल में कहाँ पड़ी हैं ई आई एम डेटा थीम्स जेनेसिस, इसमें ये फ्रेमवर्क है मेरे पास। ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये अपलोड होगा अभी और आपको शो हो जाएगा। जी जी, एज आई सेड आई हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो हम लोग परचेज करते हैं तो वो लिस्ट में आ जाती हैं सारी। तो ये मैं जस्ट आपको डाल के दे रहा हूँ, उसमें थीम्स में एडिट हो गई। ठीक है जी, इंस्टॉलिंग थीम फ्रॉम अपलोड फाइल जेनेसिस ये, और उसके बाद उसने बोला थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली, मैं कहता हूँ एक्टिवेट। तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर जेनेसिस फ्रेमवर्क लग गया। क्लियर हो गया जी, अब कैसे करना है? क्यों जी, किसी को इशू आ रहा था यहाँ पे? ओके फाइन। तो जेनेसिस थीम के अंदर उस थीम, जी मैं अभी वो भी करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल करके दिखा रहा हूँ। ऐड न्यू फ्रेमवर्क हो गया, अपलोड, अपलोड के बाद आपने चूज फाइल करनी है, और कोई भी थीम, जैसे मेरी साइड पे एस्पायर प्रो लगा है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंस्टॉल। ये चाइल्ड थीम आपका फिर उसके ऊपर इंस्टॉल होगा। अभी आपकी साइट कैसी दिख रही है, वो ऐसी है। अभी ये जेनेसिस लग चुका है इस पे। ठीक है, ये जेनेसिस की कस्टम लुक है, वो इस तरह का दिखता है। अब मैं इस पे एस्पायर प्रो इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपलोड हो रहा है, 40%, 42% हो चुका है।
देखें ये रजिस्टर्ड है तो उसकी अपडेट बता रहा है कि इसका अपडेटेड वर्जन अवेलेबल है, तो आप इसको जस्ट अपडेट नाउ करोगे तो वो लेटेस्ट हो जाएगा। इसी तरह एस्पायर प्रो का भी हो रहा है, ये भी अपलोड होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलवेज वेलकम, नो इश्यूज। जो मैं कर सकता हूँ मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि कैसे करना है। जी मियां रिजवान, एक बार ही पेड करना पड़ता है, लाइफ टाइम अपडेट्स होती हैं उसकी। नल्ड वाला ना यूज़ करें, उसमें लोगों ने अपनी कोडिंग छोड़ी होती है और आपकी साइट पे वो लिंक्स वगैरह लगा देते हैं हिडन एंकर के साथ, आपको नहीं पता चलता और वो सही नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है जी कि एस्पायर प्रो थीम हमने अपलोड कर दी है, इंस्टॉल कर दी। थीम रिक्वायर है पेरेंट थीम, पेरेंट थीम हमें चाहिए कहते हैं इस थीम के लिए जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और पेरेंट थीम कौन सी थी, जेनेसिस 2.2.7 जो करंटली इंस्टॉल्ड है। थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। ओके जी, ये था जेनेसिस, ये इस पे एस्पायर प्रो लग गया जो मेरे imansoor.com पे भी यूज़ हो रहा है। इसको अगर मैं रीलोड करता हूँ साइट को तो अब ये इसके ऊपर एस्पायर प्रो लग चुका है। कॉपीराइट 2016 एस्पायर प्रो जेनेसिस फ्रेमवर्क वर्डप्रेस। ये हर चीज़ फ्रेंडली है, ये जो अभी जेनेसिस हो गया ये एंड्रॉयड के लिए भी ऑप्टिमाइज हो गई, ये टैब के लिए भी हो गई, ये अक्रॉस द प्लेटफॉर्म आप कहीं पर भी इसको ओपन करोगे तो ये साइट ऑप्टिमाइज्ड है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इन थीम्स का ये फ़ायदा होता है। तो बाकी एस्पायर प्रो थीम कैसा है, वो बहुत अच्छा थीम है। यहाँ पर जब उसकी आप सेटिंग वगैरह करेंगे, जैसे imansoor.com पे उसकी सेटिंग हो चुकी है तो आपको उसका पता चलेगा। अपडेट्स में आएंगे और सिंपली आपने ये कह रहा है आपने ये वाला वर्जन इंस्टॉल किया, ये अपडेट अवेलेबल है तो आपने वो कर देना। ठीक है, जी बेशम बिगेस्ट, काफ़ी बिगेस्ट साइट्स जेनेसिस यूज़ करती हैं। जेनेसिस आम यूज़र इसलिए यूज़ नहीं करता कि थीम प्लस फ्रेमवर्क आपको कोई $150 में पड़ जाता है। ठीक है, $100 से ऊपर चला जाता है, तो एक नए बंदे के लिए यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मेरे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मुझे उसमें इशू नहीं है। आप जस्ट मुझे बता दीजिएगा आपको कौन सी थीम चाहिए, तो जेनेसिस फ्रेमवर्क तो मैं अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में ग्रुप के अंदर, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और जिसको जो थीम चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, जिसको यही थीम चाहिए ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आप एस्पायर प्रो देखेंगे उस पे गूगल के अंदर, अगर एस्पायर प्रो जेनेसिस, तो ये बहुत अच्छा थीम है एस्पायर प्रो, क्योंकि ये नीचे था डेमो, सॉरी सॉरी सॉरी। अभी यस, इसका एक बहुत अच्छा थीम है दैट इज जेसिका। अबे यार, रेप्लिका, ये मेरी ही एक साइट है replicabazaar.com.pk, इसके ऊपर भी जेनेसिस यूज हो रहा है। आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाओ जेनेसिस में ये भी चीज़ है, मतलब इसमें एवरीथिंग इंक्लूडेड, एवरीथिंग। तो ये एक ई कॉम स्टोर है और ये आपके सामने है, इसमें शिपिंग है, इसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आगे ब्रांड कैटेगरीज आ जाती हैं और फिर नीचे अगर आप आते हैं तो कोई सेल डिस्काउंट डील्स और फिर आगे प्रोडक्ट्स और उनकी प्राइसिंग एंड ऑल दैट, और उसमें फैशन ब्लॉग। ठीक है, इसको हमने सही से कंटिन्यू की नहीं किया, लेकिन ये सेल्स वगैरह इस पे हो रही हैं, होलसेल डीलर्स हैं। अगर आप यहाँ पर किसी एक डिज़ाइन पे जाओगे, ठीक है, तो ये उसका सिंगल पेज है, प्रोडक्ट का पेज, ये टोटली जेनेसिस है, दैट द थीम नेम इज जेसिका। ओके, तो यहाँ पे ये देखें टोटली ई कॉम है, वो कॉमर्स के साथ आप इससे वो बाय ऐड टू कार्ट वो सब कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ हैं और ये प्रोडक्ट का मैग्नीफाइंग ग्लास है,
जिससे आप वो मतलब डिटेल्स वगैरह प्रोडक्ट की आ सकती हैं। तो जेनेसिस एक फुल सोल्यूशन है एवरी बिजनेस के लिए, और हर बंदा उसको यूज कर सकता है। आपको ये थीम चाहिए होगा तो आई थिंक कहीं पड़ा होगा मेरे पास, थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये भी बाय किया था मैंने। तो जी यहाँ तक जी क्लियर है आज का हमारा सेशन ये। अच्छा जी, यहाँ पर है हिमालयन सॉल्ट, ये पिंक रॉक सॉल्ट एडिबल जो है, मैं इस वक्त गूगल यूएसए में ही सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। google.com पीके वगैरह कुछ नहीं है। और इसके ऊपर जो है जी नेचुरल सॉल्ट लैम्प्स डॉट वर्डप्रेस, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं मक्खन मलाई कीवर्ड है ये, मेरे हिसाब से इजीली रैंक हो जाएगा bestlinksolve.com। ओके, ये जो चीज़ रैंक कर रही है दैट इज कॉल्ड पैरासाइट, ठीक है। ये विकीपीडिया आ गया, ये अमेजोन आ गया, अमेजोन आ गया, और मिनरल रूट वगैरह ये हिमालय का रूट शो करता है। मिनरल्स रूट का कोई है उनका वो भी साइट, जो मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग टाइप कुछ होगा, या कोई डेटाबेस ऑफ साल्ट होगा कि कहाँ कहाँ पे साल्ट है, उनके रूट्स वगैरह इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो बेसिकली कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि इसके ऊपर ही काम कर रहा है, पिंक रॉक सॉल्ट के ऊपर के। आप इसको कर सकते हो, ये जिसका भी कीवर्ड है आप इसके ऊपर साइट बना सकते हो। अभी इसका अगर मतलब केसी वगैरह देखना है तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर मेरे पास को आ जाए। नेक्स्ट रॉक सॉल्ट लैम्प्स, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी स्क्रीन आपको दिख रही है अभी, ब्लू सी उसकी आरडीपी स्क्रीन। अच्छा जी, लॉन्ग टेल प्रो तो हम लोग अपने पे भी चला सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे वो थोड़ा स्लो है। जैसे मैं इसका बोल रहा था, देखिए जी, हिमालय हिमालयन रॉक सॉल्ट है, और मिनरल्स रूट, ये भी कोई मुझको ई कॉम टाइप चीज़ लग रही है, लेकिन नहीं, सॉल्ट के ही ये कोई वेंडर हैं, ठीक है। मतलब आप इसको आउट रैंक कर सकते हो क्योंकि इसके ऊपर 2 अमेजोन के पेजेस हैं, ठीक है, एक इसके ऊपर विकीपीडिया का पेज है। तो यही अगर टॉप पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई इतना टफ कंपटीशन नहीं है, नहीं। तो आप इसको इजीली जो है वो आउट रैंक कर सकते हो। कंपेटिटर एनालिसिस में आपने ये देखना होता है कि दूसरी साइड किस तरह का कंटेंट यूज़ कर रही है आपकी साइड के अगेंस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको, इस साइड के ऊपर अगर हम देखें तो उसने ये बताया है वी आर मिनरल, ये उनकी कंपनी है जो भी है। आवर क्रिस्टल सॉल्ट लैम्प्स आर प्योरली हैंडसम एंड प्रीटी सिंपल, प्रीटीली सिंपल, ये थोड़ा सा कंटेंट है इनके पास, और बाकी बाकी ये कंटेंट है। तो ये आपने इससे बेटर बनाना है, और ये सारी की सारी जो है गैलरी गैलरी में फोटोज हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप नीचे, आपको लेफ्ट साइड पे नीचे वो यूआरएल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, मिनरल्स रूट डब्ल्यूपी कंटेंट, इस जगह पे आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आ रहा है गैलरी फैक्ट्री विजिट MRPL-24.jpg, ठीक है, 29 है ये,
27, मतलब सारी की सारी इमेजेस हैं होम पेज के ऊपर। होम पेज के ऊपर जस्ट ये 2-2.5 लाइन ये है कंटेंट की, ठीक है, और बाकी की जो कंटेंट की लाइन है वो ये पैराग्राफ है, दैट्स इट। और इसके अलावा इनके पास ये पिक्चर्स वगैरह हैं, या इन्होंने शायद उसको थोड़ा बनाया हो, साइट का स्ट्रक्चर कुछ डिफाइन किया हो। देख लेते हैं, अभी पेज 2 आ गया ये। अब ये वो चीज़ नहीं रही, ये इस एक और कैटेगरी टाइप चीज़ में आ गया, पेज में आ गया, ठीक है। बाकी सारा वही है। अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ें, हिमालयन क्रिस्टल रॉक सॉल्ट कंटेन्स 84 to 94 ट्रेसेस मिनरल नोन टू मैन, ठीक है। बाकी सारे का सारा वही है, यही लाइन पहले थी यहाँ पर, ठीक है, और नीचे भी वही है सारा। लेकिन सिर्फ ये जो इमेज का सेक्शन उसने बनाया है, जो डिव बनाई है, तो उसके ऊपर उसने पेजिनेशन की है। पेजिनेशन से जस्ट वो आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस दिखा रहा है। तो ये इस साइट का स्ट्रक्चर कोई इतना खास नहीं है, इसके पास कोई कंटेंट नहीं है, इसके पास बस यही कंटेंट है जो आपको दिख रहा है, दैट्स इट। कोई पोस्ट का स्ट्रक्चर, कोई साइट्स का स्ट्रक्चर जो मैं समझा रहा हूँ आपको, वैसा कुछ नहीं है। अभी इसने पता नहीं क्या सीन किया है, देखता हूँ। That's it. This is just from gallery. कुछ नहीं है इसके पास, कोई पोस्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। कहीं पर भी इसने कीवर्ड्स वगैरह सही से टारगेट नहीं किए हुए, सिंपल सिंपल सा उसने लिखा हुआ है कि ये क्या चीज़ है और उनके सम बेनिफिट्स लिखे हैं। आप इससे बहुत बेहतर बना सकते हो अगर आपने रैंक करना है, ठीक है। अभी कितने बंदे ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंट हैं साइट स्ट्रक्चर के बारे में कि हम लोग इससे अच्छी बना सकते हैं, 1 लिख के टाइप करें फॉर दिस कीवर्ड, या कोई कंफ्यूजन है कि इससे बेहतर कैसे बना सकते हैं तो पूछ सकते हैं। गुड गुड, ठीक है। तो ये एक कीवर्ड था जो अभी किसी ने बताया, तो कंपेटिटर एनालिसिस ने हमने सिर्फ ये देखा कि कितनी साइट्स हैं। यहाँ पर विकिपीडिया है, इसका नो इश्यूज, अमेजोन नो इश्यूज, अमेजोन नो इश्यूज, ठीक है। ये मिनरल रूट को हमने देखा। अब ये एक और साइट है यहाँ पे खड़ी, ये क्या है, नेचर शार्ट लैम्प डॉट वर्डप्रेस, इसको भी नो इश्यूज। जो डोमेन मैंने आपको पहले बोला था कि आपने टॉप रैंकिंग में देखना है कितनी कस्टम डोमेन्स हैं, दिस इज नॉट कस्टम डोमेन, ठीक है। ये .wordpress.com है। अगर ये यही होता ना naturesaltllamps.com, देन हमारे लिए ये कोई खतरे की घंटी थी कि ये थोड़ा टफ हो सकता है। सेकेंड थिंग आपने देखना है, जिसकी यहाँ पर डेट शो हो रही हो, ये इसकी डेट है, ये बहुत पुराना आर्टिकल किसी का पढ़ा है और एवरी रैंक है। इसका ये मतलब है कि इस कीवर्ड के ऊपर 2012 के बाद किसी ने लिखा ही नहीं है, ठीक है। आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि गूगल के पास कोई डाटा ही नहीं है रैंक करने के लिए, उसके पास कोई फ्रेश कंटेंट ही नहीं है इस चीज़ के ऊपर, इसलिए वो इतनी पुरानी एक आइटम खड़ी है यहाँ पे जिसको वो रैंक कर रहा है। और ये आप देख सकते हो साइट का स्ट्रक्चर, मुझे लगता है ये जुमला में बनी है लेकिन वर्डप्रेस ही है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बिल्कुल ही फारिग है। ये वो स्ट्रक्चर है जो हम लोग 2010-11 में बनाते थे, ठीक है। 2-3 कमेंट्स हैं और एक सिंगल सा आर्टिकल है और अबाउट मी है। ये किसी बंदे ने शायद शौक में बनाई हो, तो वो अभी तक रैंक खड़ी है यहाँ, ठीक है जी। कंपेटिटर एनालिसिस में आपने ये देखना है कि रैंकिंग में कितने लोग हैं, ठीक है। ये कोई वही मैं कह रहा हूँ ना, किसी बंदे ने शौक में बनाई है, मार्क एंड कैरोल, who live in beautiful southwest region United States, New Mexico, retired police। बस ठीक है भाई, इनको कोई शौक होगा, देख लो वही चीज़ हुई ना, वही fell in love with Himalayan salt lamps and purchase our first one। तो ऐसे काम या तो वो बंदा करता है जिसका पैशन होता है, जिसको कोई लाइक होता है उस चीज़ के अंदर, उसको कोई मतलब लव हो जाता है ना कि यार ये इतना प्यारा लैंप है, मुझे इस पे वेबसाइट बनानी है। गोरे ऐसे काम करते हैं, हम लोग तो नहीं करते। तो किसी बंदे ने ऐसे ही बनाई है तो उसकी साइट रैंक है, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि इस बंदे को एसईओ आती है या उसकी वजह से इसने खुद से रैंक की। क्यों, ये क्लियर है जी ये वाला सेक्शन?
उधर गया अभी चैट बॉक्स, कहाँ गया? बट योर एक्सपर्ट ओपिनियन हेल्प अस। राशिद किसके बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन कह रहे हो? हाउ वी मेक इट मच बेटर ऑन इट। अभी यू शुड नो हाउ यू कैन मेक इट मच बेटर। ओके, आपको रिप्ले करने चाहिए पुराने वेबिनार, जो मेरे पुराने सेशंस हैं इससे पीछे वाले। मैंने सिर्फ यही चीज़ आपको बताई है कि हाउ यू कैन डू बेटर देन योर कंपेटिटर। ठीक है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन दिस क्लास। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए पिछली सीखी हुई चीज़ों से कि आप जो है इससे अच्छा आर्टिकल कैसे लिख सकते हो, ऐसे अच्छा कंटेंट कैसे बना सकते हो। ना इस बंदे ने इन्फोग्राफ यूज़ किए हैं, ना इस बंदे ने साल्ट के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ डाली है, ना इसने कोई यूट्यूब वीडियो डाली है, ना इसने कोई और चीज़ कंटेंट में डाली है, ना इसके पास साइट का कोई स्ट्रक्चर है, ना कीवर्ड्स है, ना कैटेगरीज हैं। तो स्टिल यू कैन मेक इट बेटर। ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं है। सर के कीवर्ड कंपटीशन में CFTF देखना मस्ट है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपको ये देखना है कि रैंक कौन है, और CFTF और ये वाली चीज़ें तो वो बता देगा ना आपको, केसी जो आप निकालोगे। मैं अभी मैनुअल एनालिसिस बता रहा हूँ कि आपने मैनुअली क्या क्या देखना है। जी अनस, अगर एग्जैक्ट मैच डोमेन रैंक हो तो देन वो आपके लिए टफ चीज़ है। ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि कस्टम डोमेन्स अगर रैंक हैं तो फिर आपने उनको एनालाइज करना है। आप तो मुझे कोई ऐसा कीवर्ड दे दें जिसमें कस्टम डोमेन्स रैंक हैं, मैं आपको उसका बता सकता हूँ कि आप जो है इसमें कहाँ पर लूप होल्स हैं, कहाँ से आप ऊपर आ सकते हैं। अच्छा जी, बाकी था इसमें। अच्छा, ये दूसरी साइड भी हमने देख ली, पहले भी देख ली। ये तो बहुत ओल्ड थी। आगे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हब पाक है। हब पाक मीन इट्स अ पाकिस्तानी साइट, तो इससे आप कोई भी वक्को ना रखें अच्छी एसईओ की, बिल्कुल भी ना रखें। ठीक है, हब पाक तो इसका मतलब गूगल के पास कोई डाटा ही नहीं है, तो वो ढूंढ रहा है कि किसके पास ये टॉपिक वन टाइम ही जिस बंदे ने ऐड किया हो उसको बस रैंक कर दो। सही है, ये सीन है। जी अनस, कोई कीवर्ड मुझे आप दिखा दें, मैं किसी और कीवर्ड का बता देता हूँ। अच्छा, रॉक सॉल्ट लैम्प का दूसरा है। अभी वो आपकी साइट है मार्कोल, पता नहीं क्या था वो, मार्कोल बेस, आई थिंक ऐसी थी कोई साइट। हाँ, मेरे ख्याल से आपने पहले भी मुझे रीच किया था, पता नहीं बिलाल के नाम से, क्या नाम था आपका यहाँ पर, अभी पता नहीं क्यों है। तो उसमें इशू ये है कि वो साइट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, और फर्स्ट जब आपने मुझे दिखाई थी तो तब उसमें डॉलर्स में मेंशन थे रेट्स, मतलब रेट का जो साइन था वो डॉलर था, लेकिन जो प्राइस थी वो रुपीस में थी। मतलब आप वहाँ पर अगर 2000 रुपीज में कुछ बेच रहे हैं तो वो साथ $2000 का साइन आ रहा है। तो ये सीन होता है कि गूगल में जब आपका फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है ना आपकी साइट का, तो वो सही नहीं होता, गूगल के इंडेक्स में वो चीज़ चली जाती है। जब भी आप नई साइट बनाएं तो उसका डाटा पहले से कंपाइल करें। लाइक अगर आपके पास कोई इस तरह की ई कॉम साइट है जिसमें आप सेल कर रहे हैं कुछ चीज़ें, तो आपको उसके रेट्स को बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि ई कॉम के अंदर रैंकिंग फैक्टर्स में आपके रेट्स, आपके रेट का स्ट्रक्चर, आपका डिस्काउंट डील्स का स्ट्रक्चर, उसके बाद आपके रिव्यूज़ वगैरह और प्रोडक्ट की इमेजेस, उसका एचडी होना, उसका जूम वगैरह, ये सारी चीज़ें रैंकिंग फैक्टर्स में आती हैं। तो ई कॉम क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम लोग यहाँ पर सिंपल वेबसाइट ब्लॉग्स और इनका देख रहे हैं, इसलिए अगर आपकी वो साइट है तो आप उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज करें अच्छे से, देन उनके कीवर्ड्स को इंक्लूड करें जैसे मैंने बताया है कि उसके डिस्क्रिप्शन में करें, उसके टाइटल में करें। ठीक है, बाकी जो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसकी कैटेगराइज अच्छे से, उसकी कैटेगरियाँ बनाएं कि ये कैटेगरी में ये आएगा, इस कैटेगरी में ये आएगा, ये लैम्प इस कैटेगरी में आएगा। अब ये रॉक सॉल्ट लैम्प जो आप पूछ रहे हो, बिल्कुल इसका भी कंपटीशन होगा, क्योंकि ये तो ई कॉम का कीवर्ड है सीधा सीधा। ठीक है, अब देख रहे हो ना यहाँ पर कस्टम डोमेन आ रही है। तो जी जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ
कि ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिनके अंदर कस्टम डोमेन्स आएंगे। कस्टम डोमेन्स वाले कीवर्ड्स जो हैं वो जाहिर है आपको वो टफ होगा उसको रैंक करना। ये रॉक सॉल्ट लैंप्स बिल्कुल ही कस्टम ईएमडी है ये। उसके बाद ये साल्टी लैंप्स, ये भी ईएमडी ही समझें इसको, ये पीएमडी कहलाता है, पार्शियल मैच डोमेन, ठीक है। उसके बाद अमेजन है, और बाकी यहाँ पर साइट्स और आती हैं। अगर आप इसकी एसईओ करेंगे तो आप आ जाएंगे ऊपर, इशू नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पेज पे आना आपको थोड़ा टफ होगा, क्योंकि ये जो ईएमडी साइट्स वगैरह की वजह से ना कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। आपको रैंक, अगर नीचे रैंक करोगे तो ट्रैफिक नहीं मिलेगी, तो इसलिए कोशिश ये करें ऐसे कीवर्ड्स देखें जिनमें टॉप पोजीशन पे, टॉप 3 पे, टॉप 5 पे कोई बड़ी या कोई कस्टम डोमेन नहीं है। नियर इज वन लाइव स्पोर्ट्स इज अ वेरी वेरी टफ कीवर्ड, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये बहुत बड़े बड़े साइट्स इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग चलाने के लिए, तो ये बहुत टफ कीवर्ड है, ठीक है। देख रहे हो ना, स्काई स्पोर्ट्स रैंक है, स्काई स्पोर्ट्स आगे भी स्काई स्पोर्ट्स रैंक है, स्ट्रीम टू वॉच डॉट सी ओ है, स्पोर्ट्स स्ट्रीम डॉट टी वी है, तो ये मतलब टफ कीवर्ड है। इसलिए आपको मतलब टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह लगाओगे, उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि कहीं पर आपको कोई पोजीशन मिल जाए। जो ज़्यादा टीवी की साइट्स इसमें आती हैं ना, रैंक होती हैं, बजाय इसके आप सीधा लाइव लाइव स्पोर्ट्स को रैंक करने के, स्पोर्ट्स के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं ना मैच के, मसलन किसी एक कंपनी का, बार्सिलोना का और फ्रांस का आपस में उनका मैच हो रहा है, उस मैच का कोई कीवर्ड आगे आपके हाथ में आता है, उसको रैंक करें, जिसको लोग सर्च करते हैं। इस तरह के कीवर्ड्स रैंक किए जाते हैं, डायरेक्टली आप इनको टारगेट नहीं कर सकते। लाइव स्पोर्ट्स हो गया या लाइव स्ट्रीमिंग हो गया, इस तरह के कीवर्ड डायरेक्टली रैंक नहीं होते, मतलब टफ होते हैं, बजट चाहिए होता है काफ़ी उनके लिए। लेकिन आप इजीली वाले रखें जो इजीली रैंक हो सकते हैं, लॉन्ग टेल उनको कर लें। उन इस लाइव स्पोर्ट्स के अंदर जो इवेंट्स होने जा रहे हैं, टेनिस है, क्रिकेट है, हॉकी है, स्विमिंग है, उनके अंदर जो इवेंट्स हैं, उनके अंदर जो मैचेस हैं, उनके नाम को टारगेट करें, या उस मैच के अंदर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके नामों को टारगेट करें, उनके कीवर्ड्स देखें क्या मिलते हैं गूगल में, वो रैंक करने ईजी होंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा किसी और भाई का कोई कीवर्ड, अनस का था, कुछ पूछ रहे थे एग्जैक्ट मैच। आज अनस आपने अभी देखा, मैंने लास्ट कीवर्ड में भी दिखाया कि उसमें एग्जैक्ट मैच डोमेन रैंक थी, ठीक है। इससे पहले जो हमने देखा उसमें एग्जैक्ट मैच डोमेन नहीं थी, इसलिए वो इजी था रैंक करना। अच्छा जी, और था, हम लोग लॉन्ग टेल प्रो की बात कर रहे थे, इसमें हम रॉक साल्ट का जो पहले हमने देखा था क्या था, रॉकसार लैम्प्स ही था। रॉकसार लैम्प्स को अगर हम लोग लॉन्ग टेल प्रो में देखें, फाइंड कीवर्ड्स देखते हैं इसका क्या बनता है। अच्छा जी, अच्छा बाकी कंपेटिटर एनालिसिस में सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपने देखनी होती है वो होती है कि कौन सी साइट इस पे रैंक है। इसके बाद आपने ये देखना है, जब आपने देख लिया कि कोई बड़ी साइट्स रैंक नहीं है, और आप उसका फिर आगे एसईओ प्लान उसका डिसाइड करते हो कि उसके बैकलिंक्स कैसे बनाने हैं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर आपके पास मोज नहीं है, अगर मोज कह रहा हूँ सॉरी, मेजेस्टिक एसईओ नहीं है, लेकिन स्टिल आप जो टॉप रैंक साइट है उसका देखना चाहते हैं कि क्या सीन है उसका, कितने लोग उस पर रैंक हैं, और मतलब जो लोग रैंक हैं टॉप पे उनका कंपटीशन क्या है, अब वो देखना चाहें, आप ट्रस्ट फ्लो साइटेशन फ्लो उसका देखें कि वो जो साइट है उसकी अथॉरिटी कितनी है, कितनी की अथॉरिटी वाली साइट है जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे बैठे हैं कस्टम डोमेन। अगर तो उनकी अथॉरिटी कम है, इसका मतलब है कि वो कीवर्ड ही ऐसे हैं जो इजीली रैंक हो सकते हैं। सही, मुझे लोड कर रहा है आई थिंक।
आ जाएगा। स्कूल से तो नहीं पता चल रहा, ये भी है, इसे देख लेते हैं। वैसे तो हमारे जो आरडीपी है उसके अंदर ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो उसमें आप इजीली चेक भी कर सकते हो। अगर आप ये देखें तो ये है जी, इसके 14 इसका ट्रस्ट फ्लो है, 20 इसका साइटेशन फ्लो है, और जस्ट 92 इसके बैकलिंक्स हैं, और थोड़ी सी रेफरेंस डोमेन्स हैं। इसका ये मतलब है कि इसको अगर आप इसके पीछे पड़ जाएंगे इस कंपेटिटर के, तो आप इसको आउटरैंक कर सकते हो। उसमें बड़ी साइट नहीं है, इसके कोई बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको कंपटीशन ज़रूर मिल गया। जो पहले हमने कीवर्ड देखा उसमें हमें कंपटीशन नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये कंपटीशन है। हमें अपने ये सारे फैक्टर्स इतने उठाने पड़ेंगे, ट्रस्ट फ्लो 14 करना पड़ेगा, साइटेशन फ्लो 20 होगा, ये बैकलिंक बनाने से बढ़ेंगे। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसके 92 एक्सटर्नल बैकलिंक्स हैं और 16 इसकी रेफरिंग डोमेन जहाँ से लिंक्स बना रहा है। और ये वाले कीवर्ड ये बंदा यूज कर रहा है, रॉक सॉल्ट लैम्प्स, हिमालयन साल्ट, ठीक है। ये है जी, ये इसका टोटली हर चीज बता देता है आपको मैजेस्टिक एसईओ, और यहाँ से दिखाता है कि ये बंदा कहाँ से लिंक्स बना रहा है, ठीक है। अब ये है ना, ये देखो, ये गो गीक स्पॉन्सर्ड पोस्ट, इस पे जाके इसने रॉक सॉल्ट की पोस्ट डाली है, तो आप भी यहाँ पर जाके पोस्ट डाल दो। कंपेटिटर एनालिसिस में ये होता है कि आप लोग वहाँ पर जाके वहीं पे लिंक बना देते हो जहाँ पे उस बंदे के ऑलरेडी होते हैं। तो ये हमारे पास उस बंदे के लिंक्स आ रहे हैं जी। चैट में क्या पूछ रहे हैं जी? स्क्रीन शेयर नहीं हुई? स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास कि नहीं? आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं मेजेस्टिक का ही आपको बता रहा था। ये देखिए, हमने यहाँ पर रॉकस्टार लैम्प सर्च किया, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे कस्टम डोमेन आ गई, ये भी कस्टम डोमेन ही है तकरीबन, ये 2 डोमेन्स आ गई, पार्शियल मैच है और एग्जैक्ट मैच है, ठीक है। और ये आप देखें, अगर हम उसको मेजेस्टिक एसईओ में लेके आए, फ्री वर्जन में चाहे ले आए आप लोग, ऐसे ये फ्री वर्जन है, इसमें जब आप लेके आएंगे तो आपको वो ट्रस्ट फ्लो साइटेशन फ्लो दिखाएगा, सही। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका कंपेटिटर कितना हेल्दी है, ये कितना स्ट्रांग है, ठीक है। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उसके लिंक कितने हैं। अगर तो उसके लिंक्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है आपको उसको आउट रैंक करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर तो उसके लिंक्स कम हैं तो आप भी उस तरह के उस क्वालिटी के लिंक्स बनाओगे तो आप उसकी जगह ले सकते हो या उससे बेहतर हो सकते हो। ट्रस्ट फ्लो साइटेशन फ्लो जो है ये आपका बढ़ता है जब आप लिंक्स बनाते हो। साइटेशन से मुराद होता है किसी चीज़ की रिप्यूट या साइट को आपको मतलब करता है, ऑनर करता है, आपका लिंक लगाता है, आपके बारे में लिखता है, आपको साइटेशन देता है। साइटेशन फ्लो तब बढ़ता है जब आप अच्छी साइट्स पे जाके अपने आर्टिकल लिखते हो, जिनकी कोई अथॉरिटी होती है, जिनकी इमेज अच्छी है, वो स्पैम साइट्स नहीं है, उससे आपका साइटेशन फ्लो बढ़ता है, ठीक है। और यही चीज़ ट्रस्ट फ्लो के लिए, ऐसी साइट्स जिनकी गूगल के नज़र में अच्छी अथॉरिटी है, अच्छा पीए, अच्छा डीए है, उनका लिंक प्रोफाइल, उनका एंकर टेक्स्ट प्रोफाइल वो अच्छा है, उसकी वजह से आप उनके ऊपर जाके जब लिंक्स बनाओगे तो आपका ट्रस्ट फ्लो भी बढ़ जाएगा। उनकी नज़र में या गूगल की नज़र में आपका एक ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैजेस्टिक एसईओ ये ट्रस्ट फ्लो साइटेशन फ्लो आपको बताता है कि उसके बैकलिंक्स किस तरह की साइट्स पे हैं। अगर तो घटिया साइट्स पे होंगे तो ये ज़्यादा नहीं होगा, अगर वो अच्छी साइट्स पे होंगे तो ये दोनों के दोनों बढ़ते जाएंगे। और ये टोटल लिंक्स हैं इस बंदे के 92, ठीक है। और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बताता है कि ये किस किस कीवर्ड के लिए लिंक बना रहा है, ठीक है। 11% इसने रॉक सॉल्ट लैम्प के ऊपर की लिंक्स बनाए हैं, ठीक है। 11% इसने हिमालयन साल्ट के ऊपर बनाए हैं, और 6% इसने हिमालयन साल्ट लैम्प्स पे बनाए हैं,
और 5.56% विजिट द रॉकस्टार लैम्प्स ऑनलाइन स्टोर, इस पे बनाए हैं। और रॉकस्टार लैम्प्स ऑनलाइन पे इतने बनाए हैं। तो ये सारी डिटेल आपके पास आ रही है। भाई ये अदर हैं जिसमें मिक्स हैं, कोई छोटे मोटे इसके आ रहे हैं लिंक्स। ये 55 इसके टेक्स्ट लिंक्स हैं, ठीक है। और ये 55 इसने डू फॉलो लिंक्स बनाए हैं, ये बता रहे हैं ना, फॉलो एंड नो फॉलो, ठीक है। 55 डू फॉलो हैं और बाकी 13 इसके इमेजेस वगैरह हैं और बाकी नो फॉलो हैं। 55 इसमें डू फॉलो है। अगर आप नीचे आएंगे तो बताएगा कि इसने कहाँ कहाँ से लिंक्स बनाए हैं, ठीक है। ये वो साइट्स हैं जहाँ पे ये बंदा जाके इस लिंक के ऊपर जाके इसने कुछ लिखा है और अपनी साइट का ये वाला यूआरएल दिया है और ये वाला कीवर्ड दिया है और लिंक बनाया है, ठीक है। आप भी इसी साइट पे जाके, अगर तो वो फ्री साइट है तो आप ये कीवर्ड और इस तरह अपने कीवर्ड और उसके लिए बना सकते हो उसको। इसको कंपैटिटर एनालिसिस हम बोलते हैं। कम्प्लीटली आप अपने कंपैटिटर को देखते हो कि वो बंदा क्या कर रहा है, नहीं। ये उसके पेजेस हैं साइट के, ठीक है। ये मेन पेज है, होम पेज। ये उसका शॉप का पेज है, शॉप के पेज के ऊपर उसकी 11 लिंक्स हैं, होम पेज के ऊपर उसके 66 लिंक्स हैं और कॉन्टैक्ट के ऊपर भी 11 लिंक्स हैं, बेनिफिट्स पे 3 लिंक्स हैं और ये केयर का उसका एक पेज है, उस पर 1 लिंक है, ठीक है। इस तरह से उसने लिंक्स बनाए हैं, ज़्यादा उसने होम पेज पे बनाए हैं। तो ये है कि आप कंप्लीटली इस टूल की मदद से इजीली उसकी कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हो, वो बंदा क्या कर रहा है, कहाँ का लिंक बना रहा है, वहाँ पे ही आप लिंक बना सकते हो। इसकी समझ आ गई? ठीक है जी। यहाँ पर जैसे हमने अभी देखा था कि सॉल्ट वाले ने यहाँ पर गो गीक पे, इस पे गो गीक पे उसने आर्टिकल डाला है स्पॉन्सर्ड पोस्ट में। तो आप क्या करोगे, इस बंदे को कांटेक्ट करोगे, कांटेक्ट करके इसको बोलोगे कि यार मेरे पास एक पोस्ट है जो कि आपके सेक्शन में आ सकती है, इतने वर्ड्स की मैं लिख के देता हूँ आपको, तो आप काइंडली अपने उसमें ऐड कर दो, तो आपको ऐड कर देगा, ठीक है। स्पॉन्सर्ड में अगर उसकी कोई फ़ी है तो फ़ी ले लेगा, अगर वो एक्सचेंज करना चाहता है तो कहेगा आप अपनी साइट पे मेरी पोस्ट लगा दो, मैं अपनी पे आप पोस्ट लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह करके ये चलता है, ये लिंक्स वगैरह जो बनाए हैं इसमें। ये क्लियर है सबको? तो ज़रा बता दीजिए। सैंड बॉक्स में जाता क्यों है, मैं वो रीज़न पूछना चाह रहा हूँ। सैंड बॉक्स तो चले ठीक है कि गूगल सैंड बॉक्स वो है कि आप लिंक्स बनाते जाएं, आप एसईओ करते जाएं, आपको कोई रैंकिंग नहीं मिलती और आप एक ही जगह पे स्टैंड करते हो और आपको समझ नहीं आता क्या हो रहा है। बेसिकली गूगल की एक अपडेट है, एक एल्गोरिदम है जिसको अपडेट करते रहते हैं टाइम बाय टाइम। वो एल्गोरिदम क्या है कि जब आप नई साइट लॉन्च करते हो, नई साइट के लिए उनका एक स्पेशल एल्गोरिदम है, जो भी नई साइट आती है उसको वो मॉनिटर करते हैं कि ये जो नया बंदा अभी इसकी फर्स्ट पेज इंडेक्स हुआ है, सेकंड हुआ है, थर्ड पेज इंडेक्स हुआ है, कुछ 4-5 पोस्ट इसकी इंडेक्स हो चुकी हैं। देन वो देखते हैं कि वो इसकी कंटेंट मार्केटिंग कैसे कर रहा है, इसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे कर रहा है और इसका बैकलिंक प्लान कैसे बना रहा है, ठीक है। अगर उनको इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी मोनोपोलाइज लगे, कोई एक चीज़ भी ऑटोमेटेड लगे, तो उसको वो सैंड बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर वो एक अपडेट लगाते हैं जिसको हम गूगल सैंडबॉक्स कहते हैं। उससे ये होता है कि आपकी साइट के ऊपर आप जितना भी वर्क करते जाओगे उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इस चीज़ से बचने के लिए कि नई साइट जैसे ही लॉन्च हो तो फर्स्ट 15 डेज आपने कैसे उससे बचना है, वो हम आज ऑफ पेज एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ये कहीं ब्लॉग्स वगैरह में इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा। इसकी रीज़न ये है कि ये जो बंदा सफ़र करता है वो जब इसके ऊपर रिसर्च करता है कि मेरी साइट के साथ क्या हुआ है, देन उसको पता चलता है कि गूगल की तरफ से अगर आपको कोई बंदा गूगल हेडक्वार्टर से आपको बता दे कि दिस इज़ अ थिंग और हम लोग इसको इस तरह से मॉनिटर करते हैं, देन आपके लिए आसान होता है कि आप उससे किस तरह बच सकते हैं। जो मेरा वे है उससे बचने का वो ये है कि जब भी आप साइट लॉन्च करें, जब भी आप एक डोमेन परचेज करते हैं और जो आपके कीवर्ड्स हैं जिस पे हम लोग साइट बनाएंगे, उन कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि कंटेंट लिखेंगे। जैसे मैंने आपको कंटेंट बताया
सिंपल, कोई टूल यूज़ नहीं करेंगे उसको इंडेक्स करने के लिए, सिंपली एक वेबसाइट बनाएंगे जो आपके कीवर्ड कंटेंट मार्केटिंग मैंने बताई है, जिस तरह से आपने कीवर्ड उसके सिलेक्ट करने हैं, जिस तरह से कंटेंट लिखना है वो करेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे कि इन सारे प्लेटफॉर्म जो हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स, जिसमें आपका फेसबुक, गूगल प्लस, रेडिट, टम्बलर, स्टम्बल अपॉन, ठीक है, ये जो बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, टम्बलर है या स्क्विडो है, इन इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके आप अपनी साइट के प्रोफाइल्स बनाएंगे, ठीक है। और उन प्रोफाइल्स के ऊपर जो 3-4 पोस्ट आपने लगाई हैं अपने ब्लॉग पे, अपनी वेबसाइट पे, या 5 पोस्ट लगाई हैं, उन 5 पोस्ट के लिंक शेयर करेंगे, उनके अंदर जो इमेजेस हैं वो शेयर करेंगे, ठीक है। और उसको आप छोड़ देंगे, उसके ऊपर आप कोई नेक्स्ट काम नहीं करेंगे फॉर 24 आवर्स। नई साइट बनाई, लिंक्स वगैरह आपने आपने कंटेंट वगैरह डाला, उस पर कंटेंट डालने के बाद आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे गए, वहाँ पे जाके आपने अपने सारे के सारे सोशल प्रोफाइल्स बनाए, उसके ऊपर जाके फिर आपने अपने वो लिंक्स शेयर किए जो आपने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखा था, और देन आपने उसको छोड़ दिया फॉर 24 आवर्स और 2 डेज कि वो गूगल को उसका इन्फ्लुएंस नज़र आए। गूगल को थोड़ा टाइम लगेगा ना आपके सोशल प्रोफाइल्स को देखने में, एक्सप्लोर करने में। जब नेक्स्ट टाइम गूगल का बोट आपकी साइट विजिट करेगा तो री इंडेक्सिंग के लिए, तो वो देखेगा कि आपके सोशल प्रोफाइल्स भी हैं और आपकी एक सोशल प्रेजेंस है, जिससे वो आपको एक रियल बिजनेस, एक लेजिट वेबसाइट, एक रियल वेबसाइट समझेगा, ये नहीं समझेगा कि कोई बंदा इसको ऑटोमेट कर रहा है। सेकेंड थिंग इज कि गूगल की जो सर्च क्वालिटी है उसको वो बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं। गूगल सर्च क्वालिटी में आपका ये होता है कि आप अगर किसी का कंटेंट लगा रहे हो, फर्ज करो एक टॉपिक किसी का है, आप उसी टॉपिक पे आप लिख रहे हो, ठीक है। बहुत से लोग ये करते हैं कि टाइटल ऑलमोस्ट वैसा ही लिख देते हैं जैसा कि दूसरे बंदे का है, या वो ये करते हैं कि डिस्क्रिप्शन जो होती है आपकी आपकी पोस्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी तकरीबन सेम लिख देते हैं जैसे कि उस बंदे की है जहाँ से आप देख के आइडिया लेके आर्टिकल लिख रहे हो। तो जब गूगल के टॉप 10 रिजल्ट में 2 रिजल्ट की सेम टाइटल और सेम मेटा आएगा, तो गूगल ये कहेगा कि जो बंदे ने सेकेंड टाइम लिखी है उसको वो पेनलाइज करेगा, ठीक है, उसको सर्च में से निकालेगा। आपने ये कोशिश करनी है कि कभी भी गूगल को ये ना लगे कि ये बंदा हमारे सर्च सिस्टम को मैनिपुलाइज कर रहा है, रैंकिंग लेने के लिए ये बंदा बैकलिंक्स पे बैकलिंक्स बना रहा है और सब चीज़ें ऑटोमेट कर रहा है। उससे क्या होगा कि आपकी साइट लॉन्च होते ही गूगल सैंडबॉक्स में चली जाएगी, ठीक है। उससे बचने के लिए आपने स्लो एंड स्टडी चलना है और इसको सोशल मीडिया पे लेके जाना है, और इस साइट को ग्रेजुअली पहले आपने जो 15-20 डेज कह लें कोई लिंक ना बनाए, ठीक है। फर्स्ट 20 डेज कोई लिंक ना बनाए, और फर्स्ट 20 डेज आप जस्ट कंटेंट लिखें, कंटेंट लिखते जाएं, आर्टिकल्स लिखें, उनको आपस में इंडेक्स करें, इंडेक्स करने के बाद उनको आप जो है सोशल मीडिया पे जाके शेयर करें। सोशल मीडिया से जो आपको थोड़ी बहुत ट्रैफिक आएगी, फेसबुक ग्रुप्स में डालो, उस टॉपिक के रिलेटेड ग्रुप्स में जाके शेयर करो, गूगल प्लस में जाके गूगल प्लस की जो कम्युनिटीज़ हैं उन कम्युनिटीज़ में जाके अपना लिंक शेयर करो जिस जिस टॉपिक के ऊपर आपकी वेबसाइट है। रेडिट पे जाओ, रेडिट पे जाके आप लिंक लगाएं, और इस तरह से आप अपनी साइट को वायरल करें ताकि गूगल को ये लगे कि ये एक नेचुरल सोर्स है। तो ये आप ये बताइए कि आप में से कितने लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई है कि सैंडबॉक्स से कैसे बचना है, और फर्स्ट जब साइट लॉन्च करनी है उससे आपने किस तरह केयरफुल रहना है। ओके, ओके, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कल एक साइट देखी थी dropmylink.com, ठीक है। दो किस्म के लिंक्स होते हैं जो हम मेनली एसईओ में नॉर्मली बनाते हैं। इसमें सबसे पहले जो लिंक की क्वालिटी होती है दैट इज वेब 2.0, ठीक है। वेब 2.0 प्लेटफॉर्म्स हम लोग वेब 2. इसकी लिस्ट जो है आप निकाल सकते
सकते हो, डिफरेंट जगहों पे पड़ी है। वेब 2.0 साइट्स के ऊपर आप जाके अपना लिंक लगाते हैं। सबसे ज़्यादा जो लिंक की वैल्यू होती है वो इन लिंक्स की होती है जो कि आप वेब 2.0 पे लगाते हो। अच्छा जी, ये देखिए व्हाट आर वेब 2.0 प्रॉपर्टीज, ये होते क्या है वेब 2.0। वेब 2.0 आर फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स एंड दैट लेट यू मेक वेब ऑन इंटरनेट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कौन से होते हैं वेब 2.0? लाइक blogspot.com, जैसे wordpress.com, weebly.com, tumblr.com। ठीक है, डिफरेंट साइट्स हैं जो कि वेब 2.0 कहलाती हैं, जिनके ऊपर जाके आप अपनी फ्री ब्लॉग बना सकते हैं। सही है, और कौन कौन सी हैं इस बंदे ने जो लिस्ट दी है, ये देखिए जी, ये बहुत सारे वेब 2.0 ब्लॉग हैं, जिसमें एक wordpress.com है, एक वीबली है, विक्स है, टम्बलर है, ट्राइपॉड, ब्लॉग बेकर, ठीक है, स्टोरीफाई। ये सारे के सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर जाके अपने लिंक्स आप बना सकते हैं। कैसे बनाए हैं? आप wordpress.com पे जाएं, एक का बताता हूँ आपको, सिंपल। तो मुझे साइन आउट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो मेरी रियल साइट्स है। अच्छा जी, तो मैंने बनाया था बट इंडेक्स नहीं हुआ। कैसे इंडेक्स करवाऊँ सबको? अभिलाष हो जाते हैं इंडेक्स, अगर नहीं हो रहे तो मैंने जैसे आपको बोला था कि आप लिंक लीशियस से कर लें। ठीक है, लिंक लीशियस से आप जाके कर सकते हैं। लिंक लीशियस एक सॉफ्टवेयर है, मेरे ख्याल से $7 पर मंथ में है, और अच्छा आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। अच्छा जी, ये देखिए, आप जब गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो कहते हैं आपकी वेबसाइट किस चीज़ के ऊपर है। मैं किसी भी चीज़ पे कह देता हूँ, मैन हेल्थ है, वट। ठीक है, इस तरह की बनानी है। थीम कह रहा है, थीम मैंने कोई लगा दिया। तो यहाँ पर कह रहे हैं आप अपना डोमेन या कीवर्ड दें। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना। स्टेप 4 में आगे पूछता है आप अपना कीवर्ड दें जिसके ऊपर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं। तो आपने जो भी आपका कीवर्ड है वो देना है यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपका कीवर्ड है, माय कीवर्ड, मैं थोड़ा सा इसमें लगा देता हूँ ताकि अवेलेबल हो जाए। ठीक है, ठीक है जी, ये अवेलेबल है। यहाँ पर आपका जो भी कीवर्ड होगा, आपने वो जो मेन कीवर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, जो मैंने कल आपको बताया था कि आपने मेन आर्टिकल पोस्ट करने हैं, जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, जो आपने आर्टिकल लिखे होंगे, वहाँ पर उस आर्टिकल का जो कीवर्ड है वो आपने यहाँ पे लिखना है, इस जगह पे। तो ये वो कीवर्ड .wordpress.com मिल जाएगा फ्री में, आप इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, फ्री वाला पैकेज आपने रखना है, सेलेक्ट फ्री। यहाँ पे आपने ईमेल देनी है और अपना पासवर्ड लिखना है और क्रिएट कर लेना है। ठीक है जी, जब आप क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट करने के बाद आपको वो कहेगा इसके ऊपर पोस्ट आपने जो भी लगानी है, उस पोस्ट में आपने कुछ कंटेंट लिखना है, कुछ ना कुछ कंटेंट लिखना है, और उसके अंदर आपने अपना लिंक लगा देना है। वो लिंक कैसे लगाना है वो मैं आपको अपने ब्लॉग पे दिखा देता हूँ। पोस्ट वाला, जो पोस्ट का आगे आपका आएगा ना एडिटर, वो यही आता है जो वर्डप्रेस का है। जब आप ये स्टेप पूरा कर लेंगे, क्रिएट माई अकाउंट करके, आपका वो keyword.wordpress.com ब्लॉग बन जाएगा। ठीक है, वो किस तरह के होते हैं अगर मैं दिखा सकूं,
वर्डप्रेस। अच्छा जी, यहाँ पर लॉगिन। अच्छा, ये मैंने जस्ट एक यहाँ पर गूगल फुटप्रिंट यूज़ किया है कि कौन कौन से फ्लावर के वर्डप्रेस के फ्री वेब 2.0 हैं। ठीक है, ये देखिए क्लाउड बेरी फ्लावर्स डॉट वर्डप्रेस, ये भी कोई फ्लावर का है, स्ट्रिंग फ्लावर्स डॉट वर्डप्रेस, फ्लावर्स फॉर यू डॉट वर्डप्रेस, ये सारे के सारे फ्री ब्लॉग्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ब्लॉग्स जो हैं वो आपको लिंक दे रहे हैं। वेब 2.0 जाहिद हर पोस्ट के लिए वेब 2.0 बनाए। ठीक है, हर पोस्ट के लिए, जो आपकी मेजर पोस्ट है ना बड़ी, उसके लिए वेब 2.0 जरूर बनाए। अच्छा जी, ये जो है लाइक मैं इसमें से कोई एक ओपन करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बंदे ने कहीं लिंक दिया होगा। ऐड में वेब 2.0 में सिंगल पोस्ट और सिंगल पोस्ट में आपका लिंक, दैट्स इट। इसी तरह दूसरा वेब 2.0, इसी तरह तीसरा वेब 2.0। पहले वर्डप्रेस पे बना लिया, फिर ब्लॉगस्पॉट पे बना लिया, फिर टम्बलर पे बना लिया, इस तरह आपने डिफरेंट डिफरेंट बनाते जाना है। ठीक है, और वेब 2.0 लिंक्स जो है उनकी बहुत वैल्यू होती है। अभी देखें, ये बंदा अपनी साइट को लिंक दे रहा है, अगर आपको ये दिख रहा है, ये उसने फ्री ब्लॉग पे आके ब्लॉग बनाया। ठीक है, esmidlandflowershow.wordpress.com, और जैसे हम लोग बना रहे हैं ना, जैसे मैंने बताया अपना कीवर्ड लिखे, तो उस बंदे ने ये लिखा है उस जगह पे, तो उसका ये साइट बन गई। उसके ऊपर उसने आगे ये वाला सारा कंटेंट लिखा है। ठीक है, ये इतना सा कंटेंट लिखा है उसने थोड़ा सा, और यहाँ पर उसने अपना लिंक लगा दिया। आपने भी इसी तरह कंटेंट के अंदर ही लिखे ही किसी जगह पे, ये अगर आपका इतना कीवर्ड है तो उसको लिंक लगा देना है। और इसका लिंक अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कौन सी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इससे क्या हो रहा है कि इसकी ये जो वेबसाइट थी tickets.trch.co.uk, इस साइट को लिंक दे रहा है वर्डप्रेस से। ठीक है, एक एग्जांपल आपको दी है, आपने भी इसी तरह अपनी साइट को लिंक देना है। इस चीज़ की समझ आ गई आपको?